आज की सुबह जो है, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है और यकीनन आप सोच भी रहे होंगे कि आज मैं 11 बजे प्रोग्राम को स्टार्ट कर रही है। तो जनाब आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो है इस टाइम जो लाइट का इशू है वो तो हमेशा रहता ही है। लाइट किसी वक्त भी जा सकती है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है हमारा प्रोग्राम लेट स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी हम आपके साथ हैं और हमारे साथ गेस्ट भी होंगे और उनके साथ बातचीत भी होगी, साथ ही हमारा टॉपिक भी होगा। तो अभी गेस्ट की तरफ चलते हैं और उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ख्वाजा हमादुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर FIA से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसके साथ ही जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे वो हैं जी, आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ हुसैन, जो कि डेंटल सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, क्योंकि अब डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो दांतों के हवाले से लोगों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो आज बहुत सारी चीज़ें से डिस्कस भी होंगी। जिस तरह कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है, इलाज में भी जिद्दत आती जा रही है, तो इस हवाले से आज इनसे जानेंगे जी आजकल क्या चीज़ें जो हैं वो नई आई हैं दांतों के इलाज के हवाले से। आपको पता है कि दांत जो है ना वो आपकी शख्सियत में एक नुमाया हैसियत रखते हैं, तो आपकी जो स्माइल है ना वो इंसान, हर बंदा यही चाहता है आपकी बड़ी अच्छी हो, बड़ी खूबसूरत हो। तो इनसे वो जानेंगे। और सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो आजकल आपको पता है कि एक स्टोरी जो है बड़ी हॉट इस टाइम चल रही हैं भिखारियों के हवाले से। FIA की इस टाइम क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये इदारा किस तरह काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे माइंड में बहुत सारे सवालात होंगे, तो आज इनसे हम जानेंगे। सर सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं और उसके साथ ही हम आपसे ये भी स्टोरी डिस्कस करेंगे। इस टाइम जो सबसे मेन हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल भिखारी माफिया जो है वो देखने में आ रहा है कि किस तरह वो एक्टिव हुआ था, और आप लोगों की जो कार्रवाइयाँ हुई उस हवाले से हमें बताइएगा कि किस तरह आपने इस पर एक्शन लिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके नॉलेज में होगा कि पिछले हफ्ते सेनेट की कायमा कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, उसमें एक बड़ी शर्मनाक सा इंकशाफ हुआ। वो ये कि दुनिया भर में जितनी डिपोर्टेशंस ड्यू टू बेगिंग फकीरों की होती हैं, उसमें 90% जो शेयर है वो पाकिस्तानी का होता है। ये पाकिस्तान की रिप्यूट के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, पाकिस्तान के लिए बहुत मतलब शर्म की बात थी। तो इसके ऊपर हम डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन भट्ट साहब ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। इसी को फॉलोअप में हमने प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। मैं पहले आपको बता दूं, प्रोफाइलिंग पहले हम नहीं किया करते थे पैसेंजर्स की, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि वीज़ा और पासपोर्ट जेन्युइन है, पैसेंजर जेन्युइन है, तो हम उसको अलाउ करते थे। प्रोफाइलिंग की इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह के एलिगेशन लग जाते हैं। एलिगेशन ऑफ करप्शन जिसमें सबसे बड़ा है कि जी इसलिए रोक रहे हैं कि 4 पैसे दे के फिर जाएं। लेकिन अब जब ये वाला प्रॉब्लम हाईलाइट हुई तो हमने प्रोफाइलिंग शुरू की। 29 सितंबर 2023 को 16 लोग जा रहे थे सऊदी अरब मुल्तान एयरपोर्ट से। हमारे जो शिफ्ट इंचार्ज हैं उनका नाम है सब इंस्पेक्टर अबू बकर। उन्हें थोड़ा सा शक पड़ा कि ये लोग थोड़े से लो प्रोफाइल लग रहे हैं, तो उसने इंटेरोगेट किया अलग-अलग करके लोगों को। ऑब्वियसली उनको पूछा कि उनके पास पैसे कितने हैं, तो दे डिड नॉट हैव एनीथिंग ऑन देम। एक सिंगल रियाल भी नहीं था उनके पास, और कोई डॉलर या कोई और फॉरेन करेंसी नहीं थी। दूसरी चीज जब पता की कि जी कौन से होटल में बुकिंग है आपकी, वो देवर साइलेंट। अब जब शक बढ़ा और ये पता चला कि इकट्ठा एक ग्रुप जा रहा है, हमने सबको अलग-अलग करके इंटेरोगेट किया। तो आखिर में कोई 15-20 मिनट की जद्दोजहद के बाद ये पता चला कि एक ही इनके जो हैं ले जाने वाले हैंडलर्स वो सेम हैं। तो हमने उनको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में ट्रांसफर किया और उनके खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं ये एजेंट्स के ऊपर आज तक वैसे चेक एंड बैलेंस रहा नहीं है कि एजेंट की जिस तरह हम लोग देखते हैं लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है और फिर लोगों की जानों के साथ इवन खेला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। एजेंट्स जो हैं, एजेंट माफिया जो है, ये पैसे कमा रहा था और लोगों को बेवकूफ भी बना रहा था। अच्छा, इस पे भी सर वो था कि भिखारियों, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, हमारे अपने रिपोर्टर माहिर इमरान साहब ने उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि एजेंट का भी उसमें शेयर था। मतलब उधर से जितने पैसे हमने कमाने थे या मांग के लेकर, उसके बाद आधा शेयर तो उनको देना था। 50% शेयर एजेंट का था और 50% वो जो था उसने उम्रे का वीजे पे गए। उम्रे के वीजे के ऊपर 40 दिन, 50 दिन, 90 दिन का मैक्सिमम वीजा होता है। वो 40-50 दिन वो रहेगा और उन्हें ये बहलाया जाता है, जितने भी ये भिखारी बन के जाते हैं उनको ये बहलाया जाता है
कि वहां पे तो ज़कात और खैरात लोग लाइनों में खड़े होकर देने के लिए खड़े हैं, उन्हें मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे, वो उनको बहलाया जाता है, उनको वर्गलाया जाता है। यही वजह है कि इनको हम एज विक्टिम ट्रीट करते हैं, जितने भी ये भिखारी होते हैं इनको एज विक्टिम ट्रीट किया जाता है। हमारा कानून है 2018 में इनेक्ट हुआ, ट्रैफिकिंग इन पर्सन, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2018 का। उसमें ये चीज बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा गया कि ये विक्टिम्स हैं, इन लोगों को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ताहम इनके खिलाफ जो वाहद कार्रवाई की जाती है इनका हम पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट कर देते हैं फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, वो ताकि ये दोबारा इस एक्ट में इन्वॉल्व ना हो। जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ जो सजाएं हैं इस TIP एक्ट में, ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 में, वो 7 साल से लेके 14 साल तक हैं, और जुर्माना 1 मिलियन यानी 10 लाख से लेके 20 लाख तक जुर्माने की सजा दी है इसमें। ठीक है, वो एजेंट्स को होगी वो सिर्फ। ठीक है, तो अभी सर एजेंट्स जो पकड़े गए हैं तो फिर उनके ऊपर क्या उनको सजा हुई है? जी अभी तक जो 2 एजेंट्स थे वो हमने बड़ी हेक्टिक एफर्ट्स के बाद अरेस्ट किए। इसमें जो एक एजेंट था, हिज नेम वाज शहजाद, वो उसकी 2 बीवियां हैं, वो दोनों बीवियां लेके जा रहा था इसी पर्पज के लिए। तो इसके बाद एक रबनवाज था हमारा एक्यूज, उसको हमने रेड्स किए साहिबाल में, 3 दिन लगातार लगे रहे और उसको रेड किया। ये दोनों अभी तक हमारे पास रिमांड पे हैं, और हमारी इतनी ज्यादा एफर्ट्स किया हमारी टीम ने, वी मेड अप्रोक्सीमेटली 4 टीम्स, जिसमें 2-2, 3-3 हमारे तफ्तीशी अफसरान और कांस्टेबल्स वगैरह शामिल थे, और हमने उनको इतने के रेड्स किए हैं कि वो सारे के सारे 5 के 5 जो रिमेनिंग एक्यूज थे उन्होंने प्री अरेस्ट बेलें कराई हैं और वो शामिल तफ्तीश भी हो रहे हैं। मतलब इस एंड पे हम अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं कि इनको किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, और कानून की जो अंदर सजा लिखी हुई है उनको करार वाकई सजा भी दिलवाई जाएगी इन द कोर्ट्स, फ्रॉम द कोर्ट्स। अच्छा सर, ये बड़ी एक अच्छी काविश है मैं समझती हूँ FIA की तरफ से, कि जहाँ पर इतने मुश्किल हालात चल रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी जो हैं वो ख़राब चल रही हैं, लेकिन उसमें इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि इस तरह के जहाँ पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है कुछ लोगों की वजह से, तो उन लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए, ताकि पाकिस्तान की रिप्यूट, जो हम बाहर जाते हैं अक्सर हम यही कहते हैं कि बाहर इंडियंस को बहुत पसंद किया जाता है बजाय कि पाकिस्तानीज़ को। तो इसलिए होता है कि पाकिस्तानी जब यहाँ से इस तरह की हरकतें करते हैं और वहाँ जाके अक्सर छुप भी जाते हैं, जैसे दुबई में भी हो गया, सऊदी अरब में भी हो गया, डिफरेंट उसमें, तो उन लोगों के लिए होता है कि यार पाकिस्तानी है तो बस यार ये इनसे दूर रहो। सॉरी जी, आप बजा फरमा रही हैं, वक्त है, इस चीज की जरूरत है बहुत ज्यादा कि इनके खिलाफ ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको कानूनी तौर पे सजाएं भी होनी चाहिए, और ऐसे ही दूसरे के लिए भी सबक होना चाहिए। कोई इस तरह की हरकत करे तो उनको पता चले कि हमको इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर उसकी अच्छी खासी सजा और जुर्माना जो है वो। आई एब्सोल्युटली एग्री कि इनको जब तक सजा नहीं मिलेगी, कोई भी दुनिया का कानून जब तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ नहीं होगी, वो काम में नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। सर, मजीद भी आपसे जानेंगे, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, दांतों के हवाले से हमें बताइएगा इस टाइम जदीद क्या चीजें चल रही हैं? अब असल में फोकस बहुत सारे लोगों का एस्थेटिक्स पे हो गया है कि हमारी स्माइल कैसे अच्छी होगी। हाँ। अब यानी खाने पे कमजोर है और एस्थेटिक्स पे ज्यादा है, ऐसे ही है। तो उसमें बहुत सारी हैं, ब्रेसेस आ गए, बहुत से जदीद किस्म के आ गए। इवन ब्रेसेस पहले मेटल्स के चलते थे, अब उसमें सेरेमिक्स आ गए, फिर उसके बाद क्लियर लाइनर्स आ गए जो इनविंसिबल होते हैं, और इम्प्लांट्स आ गए, डेंटल इम्प्लांट्स हैं। जैसे पहले ज़माने में होता था कि लोग बतीसियाँ लगाते थे, उतारते थे, अब वो फिक्स इम्प्लांट्स हैं, मेटल की रूट होती है बोन के अंदर, जॉ बोन में लग जाती है और उस पर फिक्स टीथ लग जाते हैं। तो एक्चुअली ज्यादा बुजुर्गों के लिए भी तो आसानी हो गई है ना, कि वो जिस तरह खाना नहीं खा सकते थे, जाहिर सी बात उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी। तो दांत भी जो है ना अल्लाह ताला की बड़ी वैसे नेमत है, और अच्छे दांत हो तो फिर आप जो है वो हेल्दी भी रहते हैं और आपके कोई इस तरह की बीमारियां भी लाहक नहीं होती। अच्छा, अभी जिस तरह जिद्दत आती जा रही है टेक्नोलॉजी में भी उसी तरीके से, क्योंकि दांतों के इलाज को हमेशा एक्सपेंसिव समझा जाता है, बल्कि है भी सही, समझा क्या जाता है। तो अभी जो रिसेंटली ऐड हो रहे हैं इम्प्लांट्स के हवाले से जानना चाहूंगी कि कितने एक्सपेंसिव हैं और इसका ये ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होता है? इम्प्लांट्स जो पेशेंट फिट है, सबसे पहले पेशेंट को फिट होना चाहिए उसके लिए, यानी कोई भी ऐसी उसको मर्ज ना हो जो अनकंट्रोल्ड हो, चाहे वो डायबिटीज है, शुगर है के पेशेंट्स को, जी बिल्कुल, किसी को किडनी का इशू है, कोई भी ऐसा इशू है, या बोन्स का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस कह देते हैं, हड्डियां कमजोर हैं, यानी इस तरह की चीज ना हो जो अनकंट्रोल्ड है। यानी मर्ज कोई भी हो, अगर वो कंट्रोल्ड है विद इन नॉर्मल रेंज या ट्रीटमेंट के साथ, मेडिसिन के साथ, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर चल जाता है।
और ट्रीटमेंट ऑब्वियसली यहाँ रिलेटिवली कॉस्टली है अगर हम कंपेयर करें फॉरेन से। इम्प्लांट तकरीबन 70 to 80,000 से स्टार्ट हो जाता है। उसमें उसका इम्प्लांट का जो है बोनी कंपोनेंट भी, अबटमेंट भी, जो क्राउन भी ऊपर आता है, सारी चीज़ें। फिर बाकी उसमें वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट कि किस तरह का है। किसी में आर्टिफिशियल बोन ऐड करनी पड़ती है, किसी में मेम्ब्रेन वगैरह ऐड करना पड़ता है, तो वो कॉस्ट और बढ़ सकती है। अच्छा, आर्टिफिशियल जो बोन आप करते हैं वो तो थोड़ा मैं समझती हूँ तकलीफ दे भी होता है या? बस वो ऐसा ही है कि सुन करके इंजेक्शन से लोकल एनेस्थीसिया देके, और जैसे इम्प्लांट लगाते हैं तो उसी जहाँ पे गैप होता है तो उसमें आर्टिफिशियल बोन भी ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, सही है। अच्छा, इसके साथ साथ भी जाहिर सी बात है दांतों की केयर करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अगर आपके ब्रेसेस भी लगे हुए हैं, कुछ लोगों के जिस तरह पहले शुरू में था कि ब्रेसेस की वजह से दांतों को आपने उसमें टाइम भी लग जाता था, अभी क्या ट्रीटमेंट रिसेंटली है जिसमें आपके जो है कम टाइम में जो है वो दांत अगर आपने सीधे करना चाह रहे हो, या जिस तरह के बहुत सारे दांतों के हवाले से मसाइल होते हैं? अलाइनर जो अब आए हैं वो काफ़ी रैपिड उनकी मूवमेंट्स है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है उसमें कि माइल्ड टू मॉडरेट तक जा सकते हैं। सवेयर कैसे जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वो अलाइनर से नहीं होता। अलाइनर वो होता है कि इनविंसिबल ट्रेज होती हैं, लगा ली और खुद उतार ली। ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब नज़र नहीं आता, वायर्स नहीं होती उसमें, बड़ी सी ब्रैकेट्स जो होती हैं मेटल की लगी हुई वो नहीं नज़र आती। लेकिन उसमें एक तो मूवमेंट जल्दी आ जाती है, हर स्टेप जो है वह 10 से 12 दिन बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। उसके लिए हमें यूजुअली 3 to 4 वीक्स वेट करना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप पे आने के लिए। सही, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ जो आती है कि पेशेंट लगाता है या नहीं लगाता। एक चीज़ रिमूवेबल है, उसने उतार के अच्छा कल लगा लूंगा। हाँ। तो अच्छा, हम थोड़े केयरलेस भी होते हैं ना, अच्छा कहते हैं अच्छा आज का काम कल पे भी छोड़ देते होते हैं, तो ये चीजें भी होती हैं। हाँ, सेल्फी कल्चर भी तो है ना जी, कि सेल्फीज भी तो अच्छी आनी चाहिए। हाँ, ये सेल्फीज वाला तो है ना। अलाइनर्स का तो मतलब हम कहते हैं कि आपने दिन में 24 घंटे में से 22 घंटे लगाना है। अच्छा, यानी सिर्फ खाना खाते हुए और टूथब्रश करते हुए उतारेंगे, ठीक है, वरना आपने लगाए रखना है अगर तो आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है। अगर कम लगाएंगे ऑब्वियसली बात है, टाइम भी ज्यादा लगेगा और रिजल्ट अगर आप सो भी रहे हैं तो भी लगे बिल्कुल। अच्छा, सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सिर्फ खाते हुए और टूथब्रश करते हुए होता है। अच्छा, उस टाइम आपको यानी 2 घंटे सिर्फ ये इसके निकालें। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके साथ साथ अभी हम देखते हैं दांतों में मसूड़ों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो अभी हम देखते हैं बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, इसके पीछे क्या रीजन हैं? एक तो हमारी स्टिकी फूड जो हम खा रहे हैं, रस्क, बिस्किट्स, बाकी चॉकलेट्स आ गए, स्वीट्स आ गई, जो भी चीजें कार्बोहाइड्रेट रिच जो भी फूड है हमारी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। दांत भी खराब होते हैं, उसकी वजह से गम्स भी खराब होते हैं, कैविटीज भी होती हैं और प्रॉब्लम आता है। बच्चे स्पेशली कुछ बच्चे बच्चों को तो अभी यकीन करें कुछ हाल मतलब उनके तो अभी जिस तरह वो शौक से खा रहे होते हैं ना चीजें, और दांत उनके जितनी तेजी से खराब हो रहे हैं। चंद बच्चों को तो देखा है वो 6-7 साल के भी होते हैं, अभी तक फीडर पीते हैं। हाँ। तो वो बोतल कैरीज हो जाती हैं उनको। मतलब फीडर तो है, 3 साल का बच्चा हो गया, बस बंद कर दें उसको देना। उसकी वजह से नहीं जी, बच्चा तो सोता ही नहीं जब तक फीडर ना लें। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक बच्चे को देखा तकरीबन 10-12 साल का बच्चा होगा वो फीडर बिल्कुल ऐसा है। तो ये हमारे यहाँ ये चीजें भी जो है ना बड़ी चल रही है। अच्छा यार कोई बात नहीं, बच्चों के भी नाज नखरे उठाए जाते हैं, कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो छोड़ देगा। तो लेकिन बहुत लेट वक्त आता है। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर साहब है हमारे साथ मियां वाली से, क्या कहना चाहेंगे? जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी, मेरी बेटी है 5 साल की। अच्छा, तो उसके ना दांत एक दो गिरते हैं, तो मैंने डॉक्टर साहब से जानना है कि किस एज में गिरना शुरू होता है? दांत किस एज में गिरना शुरू होते हैं? आमतौर पे दांत जो हैं 5-5.5 साल की उम्र में गिरना शुरू हो जाते हैं, जो दूध के दांत होते हैं। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है, तकरीबन 20 दांत होते हैं दूध के और दांत और दाढ़ें जो 5 से 6 साल की उम्र में गिरना शुरू होते हैं और तकरीबन 11-12 साल तक ये चलता रहता है। यानी वो 20 टूटते हैं, फिर उसके बाद आना शुरू हो जाते हैं 1 by 1 और ये सिलसिला तकरीबन 12 साल तक चलता रहता है। सही। 28 दांत आ जाते हैं, इसके बाद फिर 15 से 22 साल के दरमियान में फिर विजडम टूथ आता है, वो लेट आती है। सही। अच्छा, काफी बच्चों के तो दांत बहुत देर के बाद जो है वो 12-13 साल की उम्र में भी जाके दांत जो है उस टाइम गिर रहे होते हैं।
तो ये क्या रीजंस होती हैं? आजकल हमारी डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से डिलेड इरप्शन हो रही है। दांत मतलब देर से आते हैं, देर से गिरते हैं, देर से फिर नए आते हैं। इस वजह से यानी हमारी डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल जो है ना, ये चीजें इसको डिस्टर्ब कर रही हैं। सही। तो मजीद भी जानते हैं सर, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे FIA की, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी बात कर लेते हैं। उसके हवाले से क्या कार्रवाइयां चल रही हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्या आपको पता है जितना प्रेशर था उस दौरान FIA लीड एजेंसी के तौर पे काम करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है 2022 के अंदर। इसमें हमने डेडिकेटेड एक पूरा डायरेक्टोरेट बनाया है FIA हेडक्वार्टर में। एक एडिशनल DG हेड करते हैं इकोनॉमिक क्राइमिंग के, उसके नीचे हमने डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी बनाया। जितने जोन्स हैं हमारे इन फील्ड, हर जोन के अंदर हमने एक नया सर्कल क्रिएट किया जिसको हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल, मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल्स के नाम से कहा। उनको हमने तमाम जितनी भी जो होती हैं जरूरियात इन्वेस्टिगेशन की वो भी प्रोवाइड की हैं, और गाड़ियां, व्हीकल से लेके इन्वेस्टिगेशन किट्स तक, और जो टूल्स हैं, और इनका लिएजॉन जो है हमारा स्टेट बैंक के साथ और दूसरी सिस्टर एजेंसीज के साथ, और उनको जो प्रोविजन ऑफ डाटा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है इन्वेस्टिगेशन में वो डिले इन प्रोविजन ऑफ डाटा है। बैंक्स का डाटा होता है, SCCP का डाटा होता है। ये हमने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है जिसमें सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अपनी रिक्वेजिशन भेजता है हमारा तफ्तीशी, और उसे विद इन डेज की भी बात नहीं करना, विद इन आवर्स डाटा मिलना शुरू हो गया हुआ है। पहले जब हम जो ये हमारी सेलुलर कंपनीज होती हैं उनका डाटा आने में हफ्ते लग जाते थे। नाउ मैक्सिमम 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर हमें जो भी डाटा रिक्वायर्ड होता है, और कानून के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के अंदर ये प्रोविजन है कि तमाम एजेंसीज आर बाउंड कि वो हमें रिकॉर्ड स्पीडीली प्रोवाइड करेंगी। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जो इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो हमारे साथ शेयर की जाती है, FBI के साथ भी शेयर की जाती है, और NAB के साथ भी शेयर की जाती है। उसके ऊपर भी हम कार्रवाइयां कर रहे हैं और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा सर, सिस्टम अपडेट की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी, अभी हम बात भी पहले कर रहे थे कि हर चीज में अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है। अच्छा, आप ये समझते कि हमारे सिस्टम्स को भी उसी तरीके से अपडेट होना चाहिए और उसी तरीके से एडवांस होना चाहिए? बिल्कुल। तो अभी इस इदारे के हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल। मैंने जैसे आपको बताया कि हमने एक तो FIA के इंटरनल सिस्टम है जिसको कहते हैं CMS, केस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी मोस्ट रिसेंटली लास्ट वीक हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने हेड किया एक मीटिंग को, उसके अंदर हमने उसको पूरा रीवैम्प कर रहे हैं। सही। अब कोई भी कार्रवाई जो होगी वो फौरन एक क्लिक में DG साहब को भी पता होगा, कोई भी जो सीनियर पोजीशन में है उसको देख सकते हैं, हमारे डायरेक्टर पूरे जोन को देख सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर अपने पूरे सर्कल को देख सकते हैं। तो ये पूरी हायरार्की बनाएंगे और ये पूरी रिपोर्टिंग वो डिजिटाइज हो जाएगी, और पेपरलेस एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं। और दूसरी चीज आप मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कह रहे थे, पिछले आप देख रहे हैं कि डॉलर जिस तरह नीचे, इसमें FIA का बहुत बड़ा रोल है। हमने बहुत ज्यादा कार्रवाइयां की हैं, और खासतौर पे अप्रिशिएट ना करना बहुत बड़ा मैं कहूँगा गलती होगी। FIA पेशावर जोन की जो उन्होंने बेपनाह कार्रवाइयां की हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज रिकवर, डॉलर्स रिकवर की हैं। FIA इस्लामाबाद ने बहुत अच्छी कार्रवाइयां की हैं। FIA मुल्तान ने भी सितंबर के अंदर हमने 3 रेड्स किए हैं जिसमें कोई 63-64 लाख रुपए की वर्थ ऑफ फॉरेन करेंसी और करेंसी, और हमने FIR के अलावा इनको एक्यूज को अरेस्ट किया है। और आप इस फील्ड में नजर आ रहा है कि डॉलर आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रहा है। और दूसरी चीज, जितने इलीगल एक्सचेंज वाले बैठे हुए थे ये बंद करके बैठे हुए हैं। आप अभी जाके देखें, आपको कोई डॉलर चेंज करके या रियाल चेंज करके नहीं देगा ओपन मार्केट में। यू हैव टू गो टू जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, एक्सचेंज कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, सिर्फ वही काम करें। बहुत आपको रेयर मिलेगा कि कोई बंदा आपको फौरन राजी हो जाए इलीगली करेंसी एक्सचेंज का काम करने। अच्छा, इनके खिलाफ फिर क्या होता है, क्या जुर्माना किया जाता है अगर इस तरह इलीगल जो काम इसकी कर सजा रहे हैं? डिफरेंट है। अच्छा। इसमें कैद भी है, 3 साल तक इसमें सजा भी मिल सकती है, और इसके अलावा जुर्माने, और जितनी फॉरेन करेंसी होती है वो उनकी जब्त भी बाकी सरकार जब्त होती है। लास्ट मंथ सितंबर में हमने एक केस के अंदर $1 लाख जुर्माना हुआ है। वो 1 लाख की फॉरेन करेंसी हमने स्टेट बैंक में जमा करवाई है। सही। अच्छा, ये से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शॉर्टकट भी ढूंढ रहे होते हैं
जो अपने आप को बहुत सारे केसेस से निकलवाना भी चाह रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ भी कुछ इस तरह का एक्शन लिया जाता है? जी बिल्कुल। जाहिर बात है हमारे यहाँ थोड़ा सा सिस्टम को हम अक्सर बात करते हैं कि यहाँ पर जो जुर्म करता है उस इंसाफ के हवाले से तो हमें बहुत सारे मसाइल है ना, मतलब उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना और उनको वाकई जो कसूरवार होते हैं उनको आई वुड नॉट रादर लाइक टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस स्पीड से आपने पहले भी बात की टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, ये अब नामुमकिन हो गया कि आप अपना पैसा, काला धन है जो छुपा सकें या उसको कन्वर्ट कर सकें। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 जो है, आमला जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर आप फॉर्म ऑफ मनी चेंज करते हैं ना, मतलब आपके पास आपने इल गॉटन मनी है जी, वो स्मगलिंग का पैसा खोल दिया, आपने गाड़ी खरीद ली, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है, वो भी जुर्म है। आपने उसको बाहर भिजवा दिया और वो ट्रेस हो गया आपके बैंक अकाउंट से, एक बैंक अकाउंट से दूसरे तीसरे में गया, बीवी के अकाउंट में डाला, बच्चे के अकाउंट में डाला, फिर वापस डाला, इट इज कॉल्ड लेयरिंग। ये भी जुर्म है। इसकी भी सजा उतनी ही है जितनी मनी लॉन्ड्रिंग की किसी भी ऑफेंस की है। इसमें प्रीडिकेट ऑफेंसेस कई शामिल हैं। तो ना सिर्फ ये वाले केसेस जो ये खुद करती है, बल्कि पुलिस से भी हमें रेफर्ड हो रहे हैं केसेस, उसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर रहकर सर आपने वैसे क्या मसाइल देखे लोगों के हवाले से भी, और इस जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं और लोगों की शिकायत भी होती हैं उस हवाले से? जी, सबसे बड़ी बात जो सबसे प्रॉब्लम है, हमारी एजुकेशन का लेवल बहुत कम है। और साउथ पंजाब में रह के जो मैंने चीज देखी है वो ये है कि फैसिलिटीज जो हैं, रिमोट एरियाज हैं, लोग जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आना चाहते ही नहीं है। उन्हें बड़ा इजी लगता है कि उनका बेटा बैठा हुआ सऊदी अरब में, घर में आके कोई पैसे दे जाए, चाहे जाए कि वो जाके अकाउंट खुलवाएं, अकाउंट जब पैसे आए तो पैसे जाके एटीएम कार्ड से या चेक के जरिए करवाएं, तो वो दे फील इट फैसिलिटेटेड। और दूसरी कई चीज ऐसी है कि कई जो उधर बैठे हुए हैं सऊदी अरब में या इधर उधर इलीगल यूएई वगैरह में, जो इलीगल हैं, ओवरस्टे हैं, वो लीगल तरीके से भेज नहीं सकते पैसे, तो वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, ये हुंडी वाले डीलर्स के पास जाते हैं, वो पैसे इधर ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी तो ये स्टेप हेड हैं हमसे वो, लेकिन हम भी वी आर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ अपनी पेस मिला के रखें। हमने बहुत से ऐसे अब टेक्निकली रेट जिस तरह कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं कि वो ये जो होता है इजी पैसा, जैज कैश, इन चीजों के जरिए भी मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। पैसे बैठा हुआ उनका बच्चा बाहर अपने एजेंट को देगा, ही विल मेक अ कॉल, दिस इज कॉल्ड हवाला। वो कॉल करेगा कि जी मेरे अब्बा को 9,555 रुपए दे दें, तो दैट वुड बी क्रेडिट इन हिज जैज अकाउंट, वहां से निकलवा लेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी के आने से हमारे मसाइल भी बढ़ रहे हैं और हम उसको कॉप अप भी कर रहे हैं साथ साथ। मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाजरीन, आज जो है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जा रहा है, और आपको पता है कि इस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है। तो ये जानवरों की यूं समझ लें कि वेलफेयर के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है कि जानवरों का ख्याल किस तरह रखना है। आपको पता है कि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको ज़िबा करके जो है हम गोश्त के तौर पर खाते भी हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो हम घर में पालते भी हैं, जिनका दूध पिया जाता है, गोश्त खाया जाता है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिस तरह आपके आजकल हम देख रहे हैं घरों में शेर भी पाले जा रहे हैं, बहुत चीता भी रख रहे हैं, मतलब डिफरेंट तमाम जानवरों की बात करेंगे कि उनका ख्याल किस तरह करें। बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके हवाले से अवेयरनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, तालीमी इदारों में भी और दुनिया भर में डिफरेंट जो है इदारों में आप देखते होंगे कि जानवरों के हवाले से प्रोग्राम्स किए जाते हैं। अच्छा, सब हमारा इस्लाम भी हमें दर्ज देता है कि आपने जानवरों के साथ किस तरह से पेश आना है। मतलब इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि आपको इंसानों के साथ साथ जानवरों के बारे में भी कहा गया है कि इनके साथ नरमी और शफकत से पेश आएं। और इस हवाले से जिस तरह जो लोग घरों में जो है जिन्होंने फार्म्स बनाए हुए होते हैं, उसमें उन्होंने जानवर रखे हुए होते हैं, तो उनका ख्याल रखना, उनकी सेहत के हवाले से, उनके फूड के हवाले से तमाम चीज़ों का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी होती है। और अगर तो कहते हैं ना कि आपकी किसी भी ऐसे एक्ट की वजह से किसी जानवर को तकलीफ होती है तो यकीन करें उसका आपको हिसाब ऊपर ही जाकर देना होगा, और आप यहाँ भी देते हैं। तो लिहाजा हमने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है ना अक्सर जानवरों को जो है वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना भी बना रहे होते हैं, मार भी देते हैं।
तो ऐसे जो अगर कहीं आप इस तरह की एक्टिविटी देखें तो कम से कम जो है आप उन लोगों को रोक सकते हैं, ऐसे लोगों को समझा सकते हैं और इदारों में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और ऐसे इदारे हैं जो इनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उन पे आप जो है अपनी कंप्लेंट्स लाजमी दर्ज करवाएं और जानवरों का बहुत ज्यादा ख्याल करें। जिस तरह अक्सर पेट्स घर में रखते हैं तो उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, स्पेशली आजकल जिस तरह कैट्स आप रखते हैं, आप इसके साथ जो है पैरेट्स रखे हुए होते हैं, तो उनका भी आप ख्याल रख रहे होते हैं उनको बहुत दिल से। इसी तरह बहुत सारे जानवर ऐसे फिर रहे होते हैं जो जख्मी हालत में होते हैं, उनको रेस्क्यू काफी इदारे कर रहे होते हैं और काफी खवातीन मैंने देखा है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही होती हैं। तो स्पेशली आज के दिन के हवाले से यही बात करेंगे कि जिस तरह हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं उसी तरह जानवरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और ये दिन उनके प्यार और मोहब्बत अमन को फरोग देने के लिए है। अच्छा जी, ये तो होगी इस हवाले से बातचीत, और इसके साथ ही हम वापस आते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। सर, जिस तरह हम बच्चों के दांत बात कर लेंगे, स्पेशली बच्चों के दांत जो है ना वो टेढ़े हो जाते हैं, उसकी क्या रीजंस होती हैं? वही वाली बात दोबारा करूंगा कि हमारा लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, जब हम कार्बोहाइड्रेट इनरिच फूड खाते हैं यानी मीठा इस तरह की चीज खाते हैं, बच्चों का पेट जल्दी भर जाता है, वो वीक रह जाते हैं, उनका फेस और जॉ ग्रो नहीं कर रहा, जबड़ा बड़ा नहीं हो रहा, दांत उतने ही आने जितने उनकी फैमिली में आ रहा है, उनके फोर फादर्स के हैं। ठीक, तो दांत जब चौड़े आएंगे, बोन कम है स्पेस, तो वो टेढ़े मेढ़े आएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नरम ग़िज़ा खा रहे हैं, जैसे कि गंडेरी नहीं खा रहे, छल्ली नहीं खा रहे बच्चे, तो दूध वाले दांत वक्त पे हिल के टूट नहीं रहे और नया दांत आगे या पीछे से निकल रहा है उसके। ये हमारे यहाँ तो बुजुर्ग हमें स्पेशली हमारे माँ बाप तो हमेशा कहते थे कि ना गंडेरियाँ जो है वो लाजमी आपके दांतों के लिए बहुत अच्छी हैं। आजकल वैसे पेरेंट्स जो है वो कोई इस पे खास तवज्जो देते नहीं है, वैसे बच्चे भी खैर इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। जब चॉकलेट बगैर जोर लगाए खा लेते हैं तो उन्हें क्या जरूरत है ढूंढते हैं ना, चॉकलेट्स हो गई, कैंडीज हो गई, तो वो उसमें फिर बच्चों का कहाँ, क्योंकि हमारे बच्चों की डाइट उस तरीके से रही भी नहीं है। स्पेशली हम देखें बच्चों के फास्ट फूड ज्यादा हो गया है, तो फल नहीं उस तरीके से खाते, सब्जियों की तरफ नहीं आते, तो समटाइम्स तो बच्चे अब गोश्त से भी दूर भागते हैं। तो ये चीजें जब हेल्दी डाइट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो मसाइल भी उसी तरह बढ़ेंगे। अच्छा, जिस तरह हम इम्प्लांट्स की बात कर रहे तो इसमें वैसे कितना खर्चा आ जाता है अगर आप इम्प्लांट्स करवाना चाह रहे हैं? तकरीबन रेंज करता है, मतलब 70,000 पर इम्प्लांट जो है स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, वेरी करता है वो, मतलब 1.5 लाख तक भी जा सकता है। ठीक है, उसमें एक दांत के ऊपर एक दांत के ऊपर खर्चा। अच्छा, मतलब अगर 4-5 दांत जो है वो नहीं है तो उसमें अच्छा खासा आप समझ लें 7-5-6 लाख रुपया तो आपका बनता है। जी बिल्कुल। इतनी महंगाई है, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? हौसला करेगा। सही है जी। अच्छा जी, फिर जिस तरह अभी हम एक तो करेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी के ऊपर कि क्या कवानीन है, किस तरह लोगों को उसके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, साथ साथ इंसानी स्मगलिंग जो हो रही है अभी हम देख रहे हैं कि उस पे ऊपर भी जो है उस तरीके का आप देखें लोगों के पिछले दिनों जैसे यूनान वाला एक मामला हुआ, उसमें कितनी जानें चली गई, और उससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो सामने आए हैं। इसके हवाले से बताइएगा कि क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं और क्या इकदाम किए जा रहे हैं इसकी रोकथाम के हवाले से। आपने थोड़ी देर पहले यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की थी, अपडेशन वगैरह की बात की थी, तो वो जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उन्होंने भी अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। चूँकि FIA बहुत एक्टिव रही है पिछले 5-7 साल में ह्यूमन स्मगलिंग के खिलाफ। नेचुरली उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का नाम उसमें वॉच लिस्ट में आ गया था। FATF से पहले हम ह्यूमन स्मगलिंग की वॉच लिस्ट में रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने भी, ह्यूमन स्मगलर ने भी अपनी स्ट्रेटजीज को इवॉल्व किया। अभी आप अगर फेसबुक खोलें और देखें, वहां पे इतने कोई अट्रैक्टिव किस्म के इश्तिहारात आते हैं, मैट्रिक पास, FA पास नौजवान बैरून मुल्क जाके लाखों रुपया कमाएं। अभी हु वुड नॉट लाइक अच्छी सैलरी और बाहर जाके एस्टैब्लिश और करे। इंटरेक्शन है ही नहीं, सिर्फ वो ऐड देखा, मैसेजेस का तबादला हुआ, पैसे भिजवा दिए, वो वीजे की फोटो कापी या किसी तरह का जाली सा बना के उनको भिजवा दिया, उन्हें कहा जी आप पासपोर्ट फलां जगह पे भेजे। अभी ये भी एक प्रैक्टिस हमने रिसेंटली कटेल की, मुल्तान में हमने रेड किया, तो वहां से हमने एक जो प्राइवेट कुरियर कंपनी है उसके जरिए सैकड़ों की तादाद में पासपोर्ट आ रहे थे, सैकड़ों की तादाद में पासपोर्ट। वो जी डिलीवर कहां पे हुए हैं, वो एक होटल है,
होटल में एक गेस्ट ठहरा हुआ, उसने कलेक्ट किए हैं। वी वॉच्ड इट, हमने उसका पीछा किया, उसको रंगे हाथों पकड़ा, पासपोर्ट बरामद किए, जहां से वो जो फेक वो बना रहा था, वो प्रिंट करवा रहा था, उस दुकान को भी हमने सीज किया, काबू किया। उन सब के खिलाफ हमने कार्रवाई किया। दे आर स्टिल बिहाइंड, ये मई से चल रहा है केस, अभी तक वो दे आर स्टिल बिहाइंड द बार्स, अभी तक उनकी बेल्स नहीं हुई हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे यूज करने के लिए नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के और इंटरेक्शन खत्म कर रहे हैं, ताकि वो पता ही ना चले कि किसने फ्रॉड किया। वो अगेन साइबर क्राइम की तरफ, और हम अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वो लोग ना धक्के खाने की बजाय कहते हैं कि लानत भेजो, छोड़ ही दो, इसको परस्यू करना ही छोड़ दो, पैसे जो डूबे थे अब मजीद हम ख्वारी क्यों काटें। हाँ। तो ये बहुत एक फिनोमिना नया राइज हुआ है। दूसरी चीज जो है, आपने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बोट इंसिडेंट की बात की। हाँ, साउथ पंजाब में एक ही FIR दर्ज हुई थी, विहाड़ी का नौजवान था जो गया और उधर अनफॉर्चुनेटली ही डाइड देयर। जो अनफॉर्चुनेटली, फिर मैं लफ्ज यूज करूंगा, जो तफ्तीश कंप्लेनेंट ने नाम दिया मरने वाले के बाप ने, वो हमने बड़ी एफर्ट करके ढूंढ ढांड के हमने बंदे को अरेस्ट करके लेके आए। अगले दिन आके पता चले तो ही इज अ वेरी क्लोज रिलेटिव, मामू है बच्चे का। पैसे वापस हो गए, वो उसने जुबा जाके एफिडेविट दे दिया जी कि जी हमारा तो हाकरसी हो गई है, हमें कोई इससे गिला नहीं है। अब ये प्रॉब्लम होती है। और ये जो अपर पंजाब की बात करें तो ये तो एक बच्चा मर जाता है, एजेंट उसे कहता है कि आपने परेशानी होना, आपका दूसरा बच्चा ले जाऊंगा, एंड दे सेंड देयर चाइल्ड। हाँ, अच्छा, ये हम जैसे हमारी जो ये अक्सर हम बात करते हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं जो हम भूल गए हैं। अच्छा, अवेयरनेस हम चाह रहे होते हैं, लोगों तक पता भी होता है कि अब अगर एक बच्चे के साथ इस तरह का हादसा हो गया है या कुछ भी, या फंसा हुआ है, या आपका बच्चा वापस नहीं आया कभी, तो मतलब आप इतने, आपको चीजें होने के बाद भी आप रेडी हैं कि आप अपने बाकी बच्चे भी भेजने को तैयार हैं। मैं इस चीज को डिनाई बिल्कुल नहीं करता कि सोशल कंडीशंस ये वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये कुछ वो देखा देखी का, वो को देखे रंग पकड़ने का भी है। इफ यू विजिट द नॉर्थ ऑफ पंजाब, ये गुजरांवाला रीजन वगैरह, ये जो है फेमस है, बल्कि फेमस तो नहीं, मैं नोटोरियस कहता हूँ। वहां पे आप घरों का देखें ना, जो चले गए हैं बाहर, जो दोज हु हैव बीन सक्सेसफुल इन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन, वो इतने पैसे भेज देते हैं कि वो साथ वाला कहता है यार ये तेरे साथ पड़ता था, नलायक जिहा मुंडा है, उथे जाके उन्हें कोठी बना ली, दो गड्डियां रखी हैं, व्हाट आर यू डूइंग। अब वो ये देखा देखी का भी बड़ा मसले मसाइल होते हैं, और पीपल अपनी जान गंवा देते हैं इसके पीछे। अब ये देखिए ना, जिस तरह अभी हमारी यूथ स्पेशली जिस तरह बाहर जाने के लिए तैयार है, तो वो कोशिश कर रही है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, मतलब जाना है, किसी न किसी तरीके से जाना है, तो उसके लिए वो फिर रेडी है, मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं कि अगर कुछ भी होता है तो काम नहीं करना, इधर रह के लीगल काम नहीं करना, हमने जाना बाहर है। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, हमारे यहाँ यही है ना कि अच्छा बाहर जाएंगे तो पता नहीं दरख्तों के साथ पैसे लटके हुए होंगे, फौरन से पैसे आप, अच्छा वहां भी जाके आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ जाती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें वो शक वाली बात कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको अगेन, ये जो सोशल मीडिया और ये है, ये इसकी वजह से भी बड़ी कबाहतें, बड़ी नुकसानात हैं इनके भी। वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, मैं कह रहा था वो टिकटॉकर्स, वो शैदू वेला और एंड ही इज अर्निंग, वो मतलब उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। और वो जो देखने वाले हैं उनको ये नहीं पता कि ये किस कर्ब से गुजरा है। ऐसे डंकी वाला जो सिलसिला है, वो आप देखें, वहां पे लोग रास्ते में सैकड़ों लोग मरते हैं, कईयों की लाशें भी नहीं उठाई जाती, वो बर्फ गिर जाती है, वो बर्फ के नीचे दब गई है, पता भी नहीं चलता। तो सम लूज देयर बॉडी पार्ट्स, ये उंगलियां झड़ जाती हैं, पाँव की उंगलियां झड़ जाती हैं, लेकिन जाने से बाज नहीं आ रहे लोग। अच्छा, कुछ लोगों में तो जिस तरह अगर वो इलीगल तरीके से जाते हैं तो उनके जिस कंट्री में भी जाएं उसके लॉ के मुताबिक उनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर उनका पता भी नहीं होता कितने कितने अरसे की सजाएं वो काटते हैं। बहुत और आपको आइडिया भी नहीं है कि अच्छा आप ना एजेंट से आप उनको पता कि हाँ जी वो तो कभी जवाबदेह होंगे ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा किधर है, जिंदा भी है या नहीं है। नहीं, ये वेरी अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हम पता होने के बावजूद भी ये उस तरफ लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। अभी ये दिस वाज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट जो बोट में, जी बिल्कुल, ये इस तरह बहुत पहले एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन अगेन लोग जो हैं, जो जाने वाले हैं, वो नहीं बाज आते। लॉ एनफोर्समेंट अपनी जगह पे, सजाएं अपनी जगह पे, लेकिन वो जो जाने वाला यहाँ से पुश वाला फैक्टर है वो खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, इसके खिलाफ वैसे सर कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी सख्ती होनी चाहिए? कानून बहुत सख्त है। कानून में मैंने आपको बताया 2018 के अंदर 2 नए कानून मुतारिफ हुए थे। ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2018, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2018, जिसमें सजा
7 साल से लेके 14 साल तक है। सही। और दूसरा इसके अंदर जुर्माना 10 लाख से लेके 20 लाख तक जुर्माना दिया है। और इसी तरह दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018, उसमें इससे भी ज्यादा सख्त है। उसमें जो मिनिमम सजा है वो भी तयन किया गया है, मिनिमम सजा भी उसमें 5 साल है। और ये सारी होने के बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे लोग। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे, जिस तरह अभी हम स्माइल एस्थेटिक वाली की बात भी कर रहे थे रिसेंटली, जो अभी लोग चाह रहे थे कि जी हमारी स्माइल बड़ी प्यारी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, क्या ट्रीटमेंट है? एक तो शॉर्टकट है स्माइलीज वाला। हाँ, स्माइलीज वाला। हाँ, ठीक है, वो तो यही है कि थोड़ी देर के लिए लगा लिया और उतार लिया। ठीक है, मतलब वो रिमूवेबल है। अच्छा, एक तो अपने पूरे वो दांतों को कुछ करवाते हैं, उसके बाद प्रॉपर वो पॉलिशिंग स्केलिंग हो गई, उसके बाद टूथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर्स हैं, वो तो है लॉन्ग टर्म के लिए। सही। ठीक है। और टूथ ब्लीचिंग हम कहते हैं टूथ व्हाइटनिंग को, यानी हम 2 to 3 शेड्स जो है लाइटर कर देते हैं। अच्छा, स्केलिंग के हवाले से बहुत सारी क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब आप जब स्केलिंग करवाते हैं तो आपके दांत जो है उसकी कैल्शियम जो है वो खत्म हो जाता है, उसकी अपर लेयर खत्म हो जाती है और आपके दांत जो हैं वो उस तरीके से मजबूत नहीं रहते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ठीक टेक्निक से स्केलिंग की जाए तो जो ऊपर इनेमल की लेयर होती है वो वीक नहीं होती, खराब नहीं होती है। कुछ दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए स्केलिंग के बाद अमूमन ठंडा गर्म लगता है, ठंडा गर्म होते हैं दांत, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन रिवर्सिबल होता है, वो 3-4 दिन में वापस ठीक हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर ऑब्वियस बात है, अगर इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन की जाए, जिस चीज से काम करना है हम उसकी बजाय किसी और इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हों, या फिर ठीक है बहुत ज्यादा कुश्ती लड़े दांतों से, तो फिर उसके ऑब्वियस बात है हैजर्ड्स आते हैं। सही। अच्छा, ये जो जितने भी अभी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, जितने न्यू ट्रीटमेंट्स आए हैं, आप क्या समझते हैं कितने देर पा रहेंगे, या इनका असरात भी तो है ना इनके? एकदम जो हमारी क्लीनिंग है, स्केलिंग पॉलिशिंग जैसे हम कहते हैं, वो तो इसी तरह है कि जितना हम अच्छी ब्रशिंग करेंगे, दांत जितने साफ रखेंगे, उतनी देर से खराब होंगे। सही। एहतियात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी हम ब्रेसेस की जैसे बात कर रहे थे पहले, ब्रेसेस अगर हमने लगा दिए हैं, उसके बाद रिटेनर्स भी लगा लिए हैं, तो फिर वो खराब नहीं होते। ठीक है। और इम्प्लांट्स पे आ गए थे। इम्प्लांट्स की एवरेज लाइफ वो कहते हैं 10 से 30 साल की है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और वो भी है कि डिपेंड करता है कि हम एहतियात कितनी करते हैं। एहतियात करना सबसे ज्यादा जरूरी। जितनी हम केयर अपने दांतों में करते हैं ना नेचुरल की, उससे कई गुना ज्यादा एहतियात आर्टिफिशियल की करनी पड़ती है। हाँ, ये तो है। अच्छा, जो फिक्स कर दिए जाते हैं तो उसके ऊपर टेस्ट में भी कोई फर्क आता है या नहीं? टेस्ट बट दांत में नहीं होते, वो जुबान में होते हैं। अच्छा, ये बहुत से लोग कहते हैं हमें टेस्ट ही नहीं आ रहा, दांत लगवा लिए हैं तो दांत बहुत सारे जायका नहीं आ रहा, वो जो आपने आपके जो रियल दांत होते हैं ना उनमें उनको आपका टेस्ट बड जो है वो सिर्फ हमारी जुबान में रहते हैं, जो मीठा कड़वा आपको बताते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, दांतों में कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, ब्रश का एक बड़ा रोल होता है। हम लोग हमारे यहाँ तरीका हर किसी का डिफरेंट होता है ब्रश करने का। बेहतरीन तरीका क्या और किस तरह का ब्रश होना चाहिए? टूथब्रश हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, ना मीडियम ना हार्ड। ठीक है। दांत में से हमने वही जो फूड पार्टिकल्स हैं वो स्टिक कर गए हैं हमारे, यानी हमने जो कुल्ली की है उससे नहीं निकले, तो उसको क्लीन करना है बेसिकली। बाद लोग बहुत हार्ड ब्रश करते हैं और जोर जोर से कर रहे होते हैं, आज चिट्टे कर देंगे, सारे निशान खत्म कर देंगे, उससे दांतों में घड़े बन जाते हैं। ठीक है, सही। और जब बच्चे का मुंह में पहला दांत आ गया, उसका ब्रश शुरू हो जाना चाहिए। सही। बच्चे को कुल्ली करना नहीं आता, आप उसे बगैर टूथपेस्ट के ब्रश कर दें, यानी उसको क्लीन जरूर करना है जेंटली। अच्छा, और वक्त कौन सा रहे? एक तो सुबह मॉर्निंग में तो आप करते ही करते हैं। बेहतर तो ये होता है कि ट्वाइस अ डे करें, रात को सोने से पहले, यानी जब आपने सब कुछ खा पी लिया है फिर करें, और सुबह फिर नाश्ते के बाद ब्रश करें। सही है, मतलब ये 2 टाइम हैं जिसमें आप जो है वो लाजमी है। दांतों का जितना ख्याल रखेंगे उतना ही खूबसूरत नजर आएगा। ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो हम अक्सर स्किप कर जाते हैं वो नहीं करना चाहिए।
सही हो गया। अच्छा सर, आप अवेयरनेस के हवाले से कोई हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आपके जो इदारे के हवाले से मजीद काम भी हैं जो कार्रवाइयां करते हैं, मैं चाहूंगी वो भी हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैसेज के तौर पे मैं देना चाहूंगा कि जितने भी बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं, तो सरकार ने जिनको लाइसेंस दिया हुआ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन का, OEPs रजिस्टर्ड OEPs हैं, हमेशा उनसे राब्ता करें। उनके पास वैकेंसीज आती हैं, उनसे राब्ता करें। जब भी कोई ऐसा बंदा कहे जी मैं बाहर लेके जाऊँ, ये वीजा लगाने वाले सड़कों पे नहीं बैठते, ये एम्बेसी होती है, एम्बेसी अपनी डिमांड देती है। हर मुल्क के पाकिस्तान के साथ रवाबित होते हैं, उनकी जितनी भी लेबर रिक्वायरमेंट होती है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको कोटाज होते हैं। अच्छा सर, ये भी आपके अंडर आते हैं जो आप लोगों ने इनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस हो गया, ये कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है और ये अपना काम जो है वो अच्छे से कर रही है? इसमें एक और इदारा है, जितना भी लोगों ने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं या जिस तरह अभी लोग काम कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट अदारा है जिसका नाम प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स है। बड़ी इफेक्टिवली काम करते हैं। इनके लाइसेंस को चेक करना, ये ओवर चार्जिंग तो नहीं कर रहे, और इनके रूटीन विजिट्स करते हैं, ऑडिट होता है इनका। लेकिन मैं अगेन फोकस करूंगा कि जो OEP रजिस्टर्ड OEPs हैं, उनके पास जाएं। ये जो मशहूर हुआ होता है ना कि वो फला पिंड का उस्ताद जो है वो बड़ा अच्छा पहुंच देता है, वो लफ्ज होता है कि पहुंच देता है कि पैसे उस वक्त चार्ज होंगे जब बंदा पहुंच जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, साउथ पंजाब में, मैं मुल्तान में बीन हियर फॉर कपल ऑफ ईयर्स नाउ, तो हर महीने मुल्तान डिवीजन की बात करूंगा मैं, सिर्फ 100 से ज्यादा इंक्वायरीज लग रही हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से और ये वीजा फ्रॉड के हवाले से। इसका मतलब है कि लोग बाज नहीं आते। अगर यही रजिस्टर्ड OEPs के पास जाएं तो उनके पास लीगल फॉर्म्स, एक लीगल फॉर्म बन जाता है, वो है प्रोटेक्ट ऑफ इमिग्रेंट्स। वो इनके खिलाफ बाई लॉ बाउंड है, विद इन 30 डेज वो इंक्वायरी करके कार्रवाई करते हैं। अगर वो नहीं भिजवाया, पैसे वापस होते हैं। प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे, और एक नया फिनोमिना भी एक हुआ है कि लोग यहाँ पे ना लड़कों को, पढ़े लिखे लड़कों को ज्यादातर रिक्रूट करते हैं। दे शो देम एज चीफ एग्जीक्यूटिव्स और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, पढ़े लिखे लोग हैं। उधर खास तौर पे ये मिडिल ईस्ट में ये हो रहा है, वहां पे कंपनी जाली रजिस्टर कराई जाती है, एक बड़ी हेफ्टी पे चेक का बताया जाता है कि इसको मिल रहा है, और उसके खिलाफ उसके नाम पे लोन्स लिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवाए जाते हैं, डेबिट कार्ड बनवाए जाते हैं, और वो पैसा लपेट के वो बंदा 2-3-4 माह में वापस आ जाता है। अब इसका नुकसान जो होता है उस इंडिविजुअल को है। पाकिस्तान को तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि इट विल ब्रिंग बैड नेम फॉर आवर कंट्री। पाकिस्तानी इस काम में भी बहुत बदनाम हो रहे हैं। ये मोस्ट रिसेंट फिनोमिना है कि वहां पे वो लोन्स लेके और फ्रॉड करके इधर आते जा रहे हैं, वो तो लाइफ टाइम बैन हो रहे हैं। पाकिस्तानी इतना दिमाग काफिल है। मैं वो मीम्स चल रही होती हैं अक्सर इस तरह की कि वो, मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान पे इतना कर्जा बना कैसे। हाँ, मतलब इतने टैलेंटेड लोग यहाँ मौजूद है और जो इतना काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मैं फिर वो दूसरी चीज आपने कहा था कि दूसरा शोबा जो इस वक्त क्राइम ऑफ द फ्यूचर है, दैट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ये पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए किसी एथनिक ग्रुप को, लेकिन ये हमारे जो हैं एक अनपढ़ खास तबका जो नोमैड्स हैं, ये लोग झुग्गियों में बैठ के, आपको याद होगा कि मैं सबा हूं 10 रुपए का बलोड भेजें, फ्रॉम दैट। अब फोन आता है कि जी वो आपका बच्चा पकड़ा गया लड़की के साथ, लड़की की हालत खराब है, तो इसके ऊपर तो साहब कह रहे हैं पर्चा दे दो। अब वो आपका बच्चा यूनिवर्सिटी गया हुआ, दफ्तर गया हुआ, लाशऊरी तौर पर टेलीफोन पे बात कराएंगे, अबू मार गया, अबू मुझे मार देंगे। वो इतनी देर में वो आपको हिप्नोटाइज करके आपसे 50,000 लाख, बहुत सारे लोगों ने ना ये, और अनफॉर्चुनेटली इसमें पढ़े लिखे नौजवान तबका बहुत शामिल हो रहा है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत सारी चीजें आज डिस्कस हुई और यकीनन हमारे नाज़रीन तक पहुंची भी होंगी और वो इसका ख्याल भी रखेंगे। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने दादों के मुतालिक जो है वो बहुत सारी चीजें बताई। नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।